आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्याय 4 की चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है और अभी तक केवल इसमें एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। प्रस्तावना की अगर मुख्य 4 विशेषताएं देखी जाए तो प्रस्तावना में 4 विशेषताएं हैं। पहली, ये संविधान के अधिकारों का स्रोत बताती है, ये भारत की प्रकृति बताती है और ये संविधान के उद्देश्य बताती है और संविधान लागू होने की तिथि बताती है। तो जो भारतीय प्रस्तावना है उसकी मुख्य रूप से 4 विशेषताएं बताई गई है। अब हम एक बार यदि प्रस्तावना को पढ़कर देखें तो जैसे हम भारत के लोग, अब हम अलग अलग शब्द वाइज देखेंगे। हम भारत के लोग, इस शब्द का अर्थ ये है कि हम कोई भी निर्णय लेंगे वो या तो हम भारत के लोग यानी हमारे संसदीय मॉडल को अपनाया गया है, इसलिए हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे निर्णय लेंगे। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये होता है कि भारत आंतरिक और बाहरी यानी सरकार जो भी निर्णय लेगी वो स्वतंत्र और स्वायत्तता के साथ निर्णय लेगी, यानी भारत सरकार आत्मनिर्भर है। इसके बाद में हमने समाजवादी शब्द का यूज किया है। हालांकि ये शब्द बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन करके, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत का राज्याश्रित समाजवाद है जैसे रूस और चाइना में है। भारत का जो समाजवाद है वो गांधीयन समाजवाद है, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में धर्मनिरपेक्ष शब्द है। हालांकि इस शब्द को भी बाद में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। अब आपको पता है कि भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत का राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, लेकिन भारत का राज्य यूरोपीय मॉडल पर भी धर्मनिरपेक्षता नहीं है, जो धर्म और राज्य को पूर्ण पृथक्करण करती है। इसकी चर्चा भी हम अभी करेंगे। इसके बाद में लोकतंत्र शब्द है। अब आपको पता है भारत के अंदर एक लोकतंत्र प्रणाली है, समय समय पर चुनाव होते हैं, आम लोग वोट डालकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और भारत में वैश्विक मताधिकार है, एक चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष चुनाव करवाता है। तो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में रिपब्लिक या गणराज्य शब्द का यूज किया गया है। इस शब्द का अर्थ ये होता है कि देश का जो सर्वोच्च होगा वो राजा रानी नहीं होगा, वो जनप्रतिनिधि ही होगा, चाहे वो राष्ट्रपति ही हो। इसके बाद में बनने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका अर्थ सामाजिक न्याय का अर्थ देखें तो समाज के अंदर सामाजिक रूप से जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, वर्ण भेद किसी भी आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह अधिकार हमें मूल अधिकार भी प्रदान करते हैं। इसके बाद में आर्थिक समानता, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी जाकर आप अपना व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, वो किसी भी वर्ग के साथ कोई जुड़ाव नहीं रखता। इसके लिए भारत का संविधान आर्थिक रूप से भी आपको स्वतंत्रता देता है। इसके बाद में राजनीतिक न्याय, अगर मैं राजनीतिक न्याय का बात करूं तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, पार्टी बना सकता है, वोट मांग सकता है, किसी को भी अपना मताधिकार दे सकता है। तो इस प्रकार भारत का जो संविधान है, हमारी प्रस्तावना है, वो प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों दृष्टि से न्याय प्रदान करती है। इसके बाद में व्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, आप कोई भी अपना विचार रख सकते हैं। आर्टिकल 19 हमें व्यक्ति की आज़ादी देता है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप विश्वास कर सकते हैं और कोई भी आप उपासना कर सकते हैं। इस सभी की आपका संविधान स्वतंत्रता देता है, हमारी प्रस्तावना अनुमति देती है। इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब आप प्रत्येक व्यक्ति, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अर्थ ये है कि सभी व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे, किसी के साथ भी कोई तरीके का भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद में व्यक्ति का जीवन जीना ही नहीं है, व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीना भी जीवन जीना है। जैसे आर्टिकल 21 में हमारे बहुत सारे अधिकार, जैसे पर्यावरण का अधिकार, सोने का अधिकार, जीने का अधिकार, इस तरीके का अधिकार, व्यक्ति को सिर्फ सांस लेना ही जीवन नहीं है, अपनी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में उपलब्ध करवाता है।
इसके बाद में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। बंधुता बढ़ाने वाला यानी व्यक्ति अपनी कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र इनसे ऊपर उठकर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय जो बंधुता की भावना है उसके साथ काम करेगा। तो इस तरीके से अभी हम इस पूरी जो प्रस्तावना है उसकी चर्चा करेंगे। इसके जो मुख्य शब्दावली है उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला शब्द इसमें संप्रभुता है, हम भारत के लोग हैं। तो इसका अर्थ है कि भारत न तो किसी और देश पर निर्भर है और न ही किसी देश पर के दबाव में है। भारत जो भी निर्णय लेगा वो अपना स्वतंत्र निर्णय लेगा। इसके बाद में समाजवाद शब्द, ये भारत ने 42वें संविधान संशोधन करके इस शब्द को जोड़ा गया था। अब आप सभी को पता है कि भारत का जो समाजवाद है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी अंबेडकर का जो फेबियन समाजवाद है जिसको हम आगे राजनीतिक विचारधारा में पढ़ेंगे। तो भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो अंबेडकर के फेबियन समाजवाद के नज़दीक चला जाता है। यानी समाजवाद सामाजिक आर्थिक रूप से समानता प्रदान करना हमारे सरकार और संविधान का उद्देश्य है, लेकिन हम लोकतंत्र के मार्ग से समाजवाद लेकर आएंगे, बंदूक की क्रांति से समाजवाद नहीं लेकर आएंगे। इसके बाद में भारत का जो समाजवाद है वो राज्याश्रित समाजवाद भी नहीं है जैसे रूस और चाइना में है। भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रित रूप है। इसे हम गांधीवादी समाजवाद कहते हैं। यानी हर व्यक्ति इतना एक बेसिक जो आवश्यकता है वो हर व्यक्ति की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा रूसों की तरह रूसों ने कहा, कोई इतना अमीर ना हो कि हर किसी को खरीद ले और कोई इतना गरीब ना हो कि खुद को बेचने पर मजबूर हो जाए। इसलिए भारत का समाजवाद जो बेसिक आवश्यकता है वो हर व्यक्ति की पूर्ति करता है। इसके लिए ही सरकार भिन्न भिन्न तरीके की कल्याणकारी योजनाएं भी चलाती है, जैसे खाद्य सुरक्षा योजना हो गई। इस तरीके की योजना गांधीवादी समाजवाद का ही रूप है। इसके बाद में यदि धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। यानी भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारे संविधान का आर्टिकल 25 से 28 तक हमें धर्म की पूर्ण आज़ादी देता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी उपासना कर सकते हैं। तो इस तरीके की आज़ादी हमें दी गई है। इसके बाद में आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं और वही हम प्रशासन करते हैं। वैश्विक मताधिकार के द्वारा सभी व्यक्ति वोट डालते हैं और देश में किसी भी व्यक्ति की सर्वोच्चता नहीं है, कानून की सर्वोच्चता है और कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। इसके बाद में न्यायपालिका ने भी हमें सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की है और न्यायपालिका खुद भी स्वतंत्र बॉडी है। वो बिना किसी दबाव के समान कार्य करती है और न्यायिक समीक्षा करती है। वो सरकार के फैसलों को भी रोक देती है। इसके बाद में भारत का संविधान में किसी भी तरीके का किसी को भी विशेषाधिकार अलग से नहीं दिया गया है। भेदभाव का अभाव है, सभी व्यक्ति समान है। इसके बाद में अब देखें गणतंत्र। भारत एक गणतांत्रिक देश है। देश का जो सर्वोच्च होगा वो राजा रानी न होकर स्वतंत्र रूप से जनता के द्वारा चुनकर आएगा और हर व्यक्ति चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें स्वतंत्रता, तो आप सभी को पता है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की भारत में अनुपस्थिति है। सभी व्यक्ति को विकास का समान अवसर दिया गया है। हर व्यक्ति अपना विचार, विश्वास, धर्म, उपासना की भी आज़ादी है। यानी हर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद में यदि मैं न्याय की बात करता हूं तो न्याय आप सभी को पता है भारत का संविधान और प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों तरीके से न्याय देता है। राजनीतिक न्याय का जो आधार है वो हमारे मूल अधिकार हैं, जबकि सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो न्याय का अधिकार क्षेत्र है जिसमें जैसे नीति निर्देशक तत्व हो गए, हमारी आरक्षण व्यवस्था हो गई, ये सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए ही प्रदान किए गए हैं। इसके बाद में सामाजिक न्याय में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय में आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति समान हैं। राजनीतिक न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने, वोट डालने, पार्टी बनाने का अधिकार है। इसलिए भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों तरीके से न्याय प्रदान करता है। हमारी प्रस्तावना में समानता और बंधुता के भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता तीनों आदर्शों को अपनाया गया है। अगर आपके पास स्वतंत्रता होगी तभी आप समाज में समानता होगी और तभी बंधुता होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि विदाउट समानता स्वतंत्रता दे रहे हैं तो वो कुछ लोगों का विशेषाधिकार बन जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं रूस की तरह कि आप लोगों को समानता देंगे तो लोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। इसलिए भारत का संविधान इन तीनों में समन्वय स्थापित करता है और ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं।
इसके बाद में यदि समता की बात करें तो समाज के अंदर बिना किसी वर्ग विशेष के भेदभाव के या बिना किसी विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति दिए हुए सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। यानी राज्य सभी लोगों को अपने अवसर, अपने विकास, अपनी समृद्धि करने का समान अवसर प्रदान करता है, किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं देता है। इसके बाद में यदि हम बंधुता की बात करें तो बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। यानी भारतीय संविधान एकल नागरिकता देता है। अब आर्टिकल 51 क जो हमें बंधुता की भावना देता है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं कि आप धार्मिक, भाषा, वर्ग भेद की विविधताओं से ऊपर उठकर समाज में सौहार्द बनाकर रखेंगे और आपसी भाईचारे को प्रोत्साहन देंगे, तो इससे समाज के अंदर एक बंधुता, एक भाईचारे का निर्माण होता है। अब देखिए, संविधान के अंदर प्रस्तावना को लेकर कुछ विवाद उठे थे। जब 1960 के अंदर तत्कालीन जो बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, उस समय सरकार पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे रही थी। तब वहाँ के लोगों ने न्यायालय में अपील की कि हमारी प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग, यानी हमारे निर्णय हम खुद लेंगे, तो सरकार को ये अधिकार किसने दिया कि वो उस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दे। तो इसके खिलाफ लोगों ने न्यायालय में अपील की। इस केस को बेरुवारी संघ केस बोला जाता है। लेकिन 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए आप निर्णय नहीं ले सकते, हमारे जनप्रतिनिधि ही निर्णय लेंगे। लेकिन बाद में एक केस ऐसा आया जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बाद में जब LIC ऑफ इंडिया केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। तो दोस्तों, आज भारत की जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक भाग है। लेकिन प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति को बढ़ाती है, न ही विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है, अर्थात ये गैर न्यायिक है। यदि सरकार इस तरीके की व्यवस्था नहीं करती तो हम इसके खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। यानी जैसे मौलिक अधिकार अगर उल्लंघन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना के खिलाफ हम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती केस में जो मूल ढांचे की संकल्पना आई थी, उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रस्तावना के जो भी शब्द मूलभूत ढांचे के शब्द होंगे, आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसके बाद में प्रस्तावना में जो संशोधन आया, तो किस तरीके से संशोधन होना चाहिए, तो प्रस्तावना में जो संशोधन आए वो आर्टिकल 368 के तहत कवर होंगे या नहीं होंगे। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप यदि प्रस्तावना में किसी भी तरीके का संशोधन करते हो तो आपको आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत के तहत ही संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो भी प्रस्तावना के कुछ शब्द ऐसे होंगे जो मूलभूत ढांचे की विशेषता बताएंगे, आप उनको संशोधन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रस्तावना का भाग। आपको पसंद आया होगा। कल फिर हम एक नए अध्याय को लेकर आएंगे। तो राज व्यवस्था सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे और बिल्कुल फ्री होगा।